दोस्तों, मैं आपका साथी रामस भारती आपके YouTube चैनल जेके भारती पर आपका स्वागत करता हूं। अपन का चल रहा था मेवाड़ के घुइलवंश। मेवाड़ के घुइलवंश में अपन ने पढ़ लिया था राणा मोकल तक। मोकल के बारे में हमने जानकारी ले ली थी। मोकल की हत्या चाचा और मेरा ने की थी और उनके बाद मेवाड़ का नया शासक मोकल का पुत्र राणा कुमा नया शासक बनता है। कुमा के काल में यानी मेवाड़ काल को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। वही कुमा जिसने मेवाड़ में यानी राजस्थान में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। वही कुमा जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। वही कुमा जो कुमलगढ़ दुर्ग का निर्माता है। उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। राणा कुमा मेवाड़ का नया शासक बनता है कब? 1433 में। मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठता है 1433 में। मोकल की तब हत्या हो जाती है और ये शासन करता है 1468 तक। इनका शासन कार्यकाल याद रखना है। हाँ, राणा कुमा 1433 में लेके 1468 तक। किसका पुत्र था? मोकल का। मोकल। माता का नाम बात किया जाए तो माता का नाम था सौभाग्यवती। सौभाग्यवती। तो जन्म की बात की जाए तो जन्म में हुआ था 1403 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कब है? 1403 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। माता सौभाग्यवती और पिता मोकल था। ठीक है, आगे क्या करेगा? संभवतः मोकल की हत्या की थी चाचा और मेरा ने। चाचा और मेरा सर्वप्रथम यह इनके पिता के हथियारों के साथ बदला लेगा और उनकी हत्या करेगा, चाचा और मेरा की। उनके बाद मारवाड़ शासक रणमल इनके दरबार में रहता था। रणमल जो हंसाबाई का भाई था। रणमल मोकल के समय राजशासन और राजपाट यह रणमल भी देखता था। तो राणा कुमा सर्वप्रथम इनकी हत्या के बारे में योजना सोचता है और इसकी कूटनीति से हत्या करवाता है। किसकी? रणमल की, जो मारवाड़ की राठौड़ वंश का था। रणमल जो हंसाबाई का भाई और राणा लखा को साला था। ठीक है। हाँ, रणमल की हत्या करवाता है। एक बारमली दासी होती है, बारमली। इसकी हंसाबाई की दासी थी जो विवाह के समय उनके साथ आई थी। बारमली दासी से शराब में जहर मिलाने से इनकी मृत्यु हो जाती है। बारमली दासी किसकी? हंसाबाई की थी। हंसाबाई जो पहले राजा महारानियों के साथ जो दासी भेजी जाती है उसको बोलती है डावरिया प्रथा। डावरिया, डावरिया प्रथा। ठीक है दोस्तों, डावरिया प्रथा। रणमल की हत्या होती है जब राव जोधा इसका पुत्र है जो यहीं पे ही था, मारवाड़ पे ही। राव जोधा कहाँ था? यहीं। और राव जोधा को मालूम चला जाता है कि अब अपनी बारी आ रही है, जय हुआ तो अठू सरक जावा। तो वो चला जाता है वापिस से मारवाड़। मारवाड़ जाता है तो मारवाड़ पर पहले से ही राणा चूड़ा ने अधिकार जमा रखा था। तो वहां से वो चला जाता है मारवाड़ से बीकानेर। बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर के यहाँ कोहिनी गांव में, कोहिनी, कोहिनी गांव में रुकता है और यहाँ से ये राजशासन शुरू करता है। हाँ, यहाँ तक राव जोधा लगभग 15 साल इसी गांव में रुका था, 15 साल तक। और इसकी पत्नी ने यहाँ एक कोडमदेसर गांव बसाया और यहाँ ही झील बनाई थी। तो संभवतः राणा कुमा भी अपना शासन आगे चला है तो राव जोधा के भी आगे चला गया। तो इनके मध्य बताया जाता है कि
इनके बंदे मंडलपुर के लिए, मंडलपुर भीलवाड़ा, मंडलपुर पड़ता है भीलवाड़ा में। इनको लेकर इनके बीच, दोनों के बीच युद्ध होता है। तब इनके मध्य एक संधि करवाई जाती है, आंवला बावला, आंवला बावला, बावला संधि, आंवला बावला संधि करवाते हैं। यह संधि होती है 1453 में। कब है? 1453 में। कब है? 1453 में। आंवला बावला संधि कर 1453 किसके? मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में होती है सीमा से, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच, यानी राव जोधा और राणा कुम्मा के मध्य होती है। ये संधि करवाती है सवाई, सवाई, यानी इनके मेवाड़ और मारवाड़ के सीमा निर्धारण किया जाता है इस आंवला बावला संधि के तहत। सवाई इसका संधि करवाती है। ये मुख्य स्थान सोजत माना जाता है। सोजत वर्तमान पाली में पड़ता है, सोजत पाली। सोजत की विश्व प्रसिद्ध राचनी यानी रचनी लाल मेहंदी प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। राणा कुम्मा कद मसाज कमड़ा को 1433 में। कब तक शासन करा वो? 1468 तक। किसका पुत्र था? मोक्कल का। और माता का नाम सौभाग्यवती। और जन्म कब हुआ? 1403 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। फिर क्या करा वो? मोक्कल, इसको मोक्कल के हत्यारा यानी चाचा और मेरा की हत्या करेगा। फिर कूटनीति से रणमल की हत्या करवाएगा। किससे? बारमली से। बारमली वही जो दासी थी किसकी? आसाबाई की। आसा यानी दासी को पहले बोलते थे डावरिया पर था। और उन्हीं के समय था राव जोधा। यहाँ राव जोधा को यहाँ भाग कर चला जाता है मारवाड़। मारवाड़ से आगे उनको पता चलता है कि राणा चूड़ा आगे से शासक बना है, तो वो चला जाता है बीकानेर। बीकानेर के कोहिनी गांव में वो रुकता है, वहां से वो शासन चलाता है। और उनके बाद में मंडलपुर का के लिए युद्ध होता है। उनके मध्य एक संधि करवाई जाती है, आंवला बावला संधि। वो होती है 1453 में। वो संधि करवाती है सवाई मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में सीमा समझौता के तहत होती है। ठीक है दोस्तों। हाँ, आगे क्या हुआ? तो हाँ, इधर मालवा के शासक होता है मोहम्मद खिलजी। कौन? मोहम्मद खिलजी। मोहम्मद खिलजी फर्स्ट। और मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी और राणा कुम्मा के बीच होता है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध कब होता है? 1437 में। किन किन के मध्य लड़ा गया? राणा कुम्मा और मोहम्मद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध 1437 में। इस युद्ध में विजय होते हैं राणा कुम्मा। कौन होता है? राणा कुम्मा। और राणा कुम्मा विजय होने पर मनाता है इसी उपलक्ष्य में विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, 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 विजय स्तंभ। हाँ, वही विजय स्तंभ के बारे में हम पढ़ते हैं विवरण से। विजय स्तंभ की बात की जाए तो यह 9 मंजिला है। विजय स्तंभ 9 मंजिला है। कितना मंजिला? 9 मंजिला। और 122 फीट ऊंचा है ये, 30 फीट चौड़ा है। महाराणा कुम्मा ने मालवा के विरुद्ध जो सारंगपुर युद्ध हुआ था उसके उपलक्ष्य में इसको मनाया था। 9 मंजिला। हाँ,
122 फीट तो ये ऊंचा है, 122 फीट ऊंचा, ठीक है। और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो ये 30 फुट चौड़ा है, 30 फीट चौड़ा, ठीक है। इसमें 157 सीढ़ियां लगी हुई हैं, कितनी? 157 सीढ़ियां, 157 सीढ़ियां लगी हुई है। और ये है 9 मंजिला है। इसमें तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह नाम लिखा गया है, 9 मंजिला है अल्लाह नाम, 9 बारी अल्लाह, तीसरी मंजिल 9 मंजिला है। और 9वीं मंजिल बिजली गिरने से टूट गई थी, उनका वर्तमान में नया स्वरूप दिया था स्वरूप सिंह ने। और 9वीं मंजिल पर ही लिखी गई है कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति, और इस पर 90 लाख रुपया लग गया, कितना? 90 लाख रुपया लग गया। हाँ। और सारी मंजिलों पर देवी देवताओं की मूर्ति है, लेकिन 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। हाँ। 9वीं मंजिल पर क्या लिखा गया? कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति, कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति किसने लिखी गुरुजी? तो कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति लिखता है कवि इत्री, और इनका पुत्र होता है महेश भट्ट। महेश, कवि इत्री और महेश। कब लिखी गई गुरुजी? 1460 में लिखी गई, 1460 में, ठीक है, याद रखिए 1460 में। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति कौन लिखता है? कवि इत्री और महेश भट्ट। हाँ, इसमें क्या जानकारी मिलती है? राणा कुमा के बारे में, मेवाड़ वंश के बारे में जानकारी की, जो 9वीं मंजिल के विजय स्तंभ पर लगाई गई है। हाँ, इनका निर्माण है राणा कुमा ने करवाया था। किसने? कुंभा। कब करवाता है गुरुजी? 1437 विजय, जो सहारनपुर युद्ध होता है उनके विजय के उपलक्ष्य में 1440 में शुरू करा है, लेकिन 8 साल लग गया, 1448 में पूर्ण हो गया। इसी विजय स्तंभ को निर्माण में 90 लाख रुपया लगता है। और इसके शिल्पीकार यानी वास्तुकार की बात की जाए तो वास्तुकार कौन है? वास्तुकार था जेता नापा और पूजा और मापा, ये इनके वास्तुकार थे। हाँ, जेता नापा पूजा मापा, ठीक है। 1440 में लेकर 1448 में गुमान बनायो। इस पर कुछ कमेंट दिए हैं कर्नल ट्रोड ने कहा कि यह कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ है, कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ विजय स्तंभ बताया। फर्ग्यूसन ने कहा, फर्ग्यूसन ने कहा कि यह रोम के टार्जन के समान है, रोम के टार्जन के समान है। और इसी को बताया जाता है ये विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है, तो इसे बोलते हैं विष्णु ध्वज, या विष्णु स्तंभ भी कह सकते हैं इसको। हाँ दोस्तों, कीर्ति स्तंभ एक अलग है। कीर्ति प्रस्तुति की बात की जाए तो कीर्ति प्रस्तुति लिखी गई है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण की बात की जाए तो कीर्ति स्तंभ यहीं ये विजय स्तंभ के पास है, जो 7 मंजिला है। कितना? 7 मंजिला। उनके निर्माण की बात की जाए तो जिजा ने करवाया था, जो जैन धर्म के उपासक थे। 7 मंजिला है। कितना? 7 मंजिला है और 75 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण जिजा ने करवाया था, ठीक है।
हाँ, ये आदिनाथ को समर्पित है। प्रथम तीर्थकर कौन है? हाँ, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? आदिनाथ या ऋषभदेव, उनको समर्पित है। प्रश्न पूछो है, आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है, नहीं याद रह जाओ। ये जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? जैन जीजा ने करवाया था। जिजो वो को नहीं, जो एक व्यक्ति था जैन धर्म का था, उसने करवाया था। 7 मंजिला चित्रपीठ है जो आदिनाथ को समर्पित है। हाँ, इतनी सी। और महाराणा कुमा क्या करता है? राणा कुमा नागौर के शासक फिरोज खान की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शमस खां को वहां का शासक नियुक्त करता है कुछ शर्तों पर, लेकिन वो शमस खां वो शर्त नहीं मानता है, तो राणा कुमा वापिस उनके साथ युद्ध करता है। नागौर 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 दुर्ग कौन था? फिरोज खां था। फिरोज खां की मृत्यु के बाद शमस खां वहां का शासक नियुक्त करता है, लेकिन कुछ शर्तों के अनुसार। लेकिन शर्त नहीं मानता है तो शमस खां और कुमा के बीच युद्ध होता है। कुमा युद्ध तो शमस का चला जाता है गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के बीच। कुतुबुद्दीन शाह के मध्य तो उनसे सहायता लेता है। कुतुबुद्दीन शाह और मोहम्मद खिलजी, मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी वापिस इनसे युद्ध करते हैं, लेकिन कुमा इन्हीं को शिवसेना को पराजित कर देता है। कुमा और यह युद्ध बताया जाता है भीलवाड़ा में, बदनौर में हुआ था। भीलवाड़ा में बदनौर और इस युद्ध के जीतने के बाद बदनौर में ही राणा कुमा ने मंगाया था कुशल माता का मंदिर। कुशल माता का मंदिर बनाया था। राणा कुतुबुद्दीन शाह और मोहम्मद खिलजी यह मालवा के शासक थे और यह गुजरात के शासक थे। इनके मध्य दोनों के बीच एक संधि हुई थी, चंपारण संधि, चंपानेर की संधि। कद हुई गुरु जी? तो हुई 1556 में। बहुत बार प्रश्न पूछे चंपानेर की संधि कब हुई? तो 1556। किन किन के मध्य? कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के शासक, मोहम्मद खिलजी मालवा के शासक, ये राणा कुमा के विरुद्ध हुई थी दोस्तों। कुमा के विरुद्ध, यानी ये दोनों संयुक्त होकर हम यानी कुमा के साथ युद्ध करेंगे। जो हम मेवाड़ जीत लेंगे तो हम उनको आधा हिस्सा मालवा रखेगा तो आधा गुजरात। ठीक है दोस्तों। हाँ, आगे आता है वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद के लेखक कवि श्यामल दास मेवाड़ में 84 से 32 दुर्गों का निर्माण करवाता है। कौन? राणा कुमा। इसे बोलते हैं स्थापत्य कला का जनक। इसे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।